नमस्कार है दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो विषय है वो नब्ज़ वाली घड़ी क्या होती है, इस विषय पे है। मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक भाई का आर्थिक नुकसान हो चुका है जानकारी नहीं होने के कारण, तो मैंने सोचा कि इस विषय पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आप जब ये सब वीडियो आप देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं ये जो घड़ियाँ आपको सामने दिख रही है, ये सभी घड़ियाँ ऑटोमेटिक घड़ियाँ हैं। ऑटोमेटिक को ही बोली भाषा, प्रचलन की भाषा, गाँवठी भाषा में नब्ज़ वाली घड़ी या हाथ पे पहनने से चलने वाली घड़ी, मराठी में नसवर चालणारी घड़ी, हिंदी में नस पे चलने वाली घड़ी, ऐसा कहा जाता है। तो नब्ज़ वाली घड़ी और ऑटोमेटिक घड़ी ये एक ही होती है, ये आप समझ लीजिए। और मैकेनिकल घड़ियाँ में दो प्रकार होते हैं। मैकेनिकल घड़ियों में दो प्रकार होते हैं, एक चाबी वाली घड़ी होती है और एक ऑटोमेटिक घड़ी होती है। और ऑटोमेटिक घड़ी को पहले के ज़माने में 1950 के ज़माने में हमारे यहाँ ऑटोमेटिक घड़ियाँ आना शुरू हो गई थी। तब के ज़माने में क्या होता था कि समझाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, पैम्पलेट्स नहीं होते थे, आज की तरह यूट्यूब पे वीडियो नहीं होते थे, आज की तरह ज़्यादा समझा पाना पॉसिबल नहीं था एनिमेशन के ज़रिए या किसी और तरीके से। तो उस समय बेचते वक्त बेचने वाला जो होता था वो एक कॉमन वर्ड का यूज़ करता था कि नब्ज़ वाली घड़ी है, आप पहनोगे तो चलने लगेगी। और ये उस समय की बात है 1950 की। वो भ्रम जो है वो लगातार चलता आया। 1980 तक बहुत से लोग नब्ज़ वाली घड़ी बोलते थे, लेकिन बाद में लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया। फिर लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने लगे कि हाँ भाई, किसी निर्जीव चीज़ पे भी इस घड़ी को अगर बांधा जाए और हिलाया जाए तो ये घड़ी चलती रहती है। ये घड़ी जो है ये नब्ज़ पे नहीं चलती, इसमें कोई सेंसर नहीं होता, इसमें कोई नब्ज़ को चेक करने वाली चीज़ नहीं होती। इसमें एक रोटर होता है जो ग्रेविटी की दिशा में हमेशा रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मेन स्प्रिंग वाइंड होती है। मेरे जानकारी के बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक और हैंड वाइंड में फ़र्क भी पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक के वाइंडिंग मैकेनिज़्म की जानकारी के ऊपर भी स्पेशल वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को 1980 के बाद जानकारियाँ ज़्यादा मिलने लगी, बहुत सी चीज़ों के बारे में लोग समझने लगे और ये जो है भ्रम काफ़ी हद तक दूर हो गया। लेकिन आज के ज़माने में भी बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जिन्हें टेक्नोलॉजी का मतलब जानकारी नहीं होती, या उनके पास सोर्स नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलाने का। तो आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसका कारण बताता हूँ। एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया, उसने मुझे बताया कि सर मैंने एक घड़ी परचेज़ की है 7,000 रुपये में, और वो घड़ी नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी है। और उसने मुझे एक्चुअली पहले कांटेक्ट इस तरीके से किया था कि उसे मेरे पास से एक घड़ी परचेज़ करनी है, और उसने मुझसे वीडियो मंगवाया था। तो मैंने वीडियो भेजा। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं वीडियो भेजता हूँ कीमत के साथ, और घड़ी के बारे में जो भी जानकारी होगी वो उस पर वीडियो में ही मेंशन होती है, क्लियर होती है, साफ तौर पर स्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई। तो उसने देखा कि मेरे पास जो घड़ी मैं बेच रहा हूँ वो 3,000 रुपये में है। फिर उसने मुझे रिप्लाई किया कि सर मैंने यही घड़ी 7,000 रुपये में परचेज़ की है, और ये घड़ी नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी है, और मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अब मुझे शुरू में क्या लगा मैं बताता हूँ आपको, कि हो सकता है कि उसे 4,000 रुपये ज़्यादा में बेची गई होगी, तो यही एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने उस व्यक्ति से चर्चा की, मतलब व्हाट्सएप पर ही, फिर उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता, मैं आपको कॉल करता हूँ। अब मैं जनरली क्या होता है कि मैं किसी से कॉल पे बात नहीं करता हूँ, अगर डील फाइनल हो जाए तो ही मैं बात करता हूँ कॉल पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है ये ज़्यादा मतलब इसे ऑपरेट करना नहीं आता होगा। फिर मैंने उस व्यक्ति से बात की और लगभग पौना घंटा बात की मैंने, और मैं ये समझ गया कि ये व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। अब ये भाई जो है ये कारपेंटर का काम करता है, जिसे सुतार काम कहते हैं मराठी में। और इस भाई ने लगभग 15 दिन पहले एक घड़ी परचेज़ की, नब्ज़ वाली घड़ी, मतलब ऑटोमेटिक घड़ी, और बेचने वाले ने इसे वो 7,000 में बेची। अब हुआ ये है कि ये व्यक्ति है ना, इसके बोलने से आपको पता चल जाता है कि ये बेचारा ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, और ना ही ये टेक्नोलॉजी
के बारे में जानकारी मिला सकता है। तो मुझे ये बात तो पता चल गई कि इस भाई को सामने वाले ने बेचते वक्त इस तरीके से बेची घड़ी कि ये टेक्नोलॉजी बहुत दुर्लभ है, ये मिलती नहीं है, और ये अभी सिर्फ एक ही पीस मेरे पास बचा है, 7,000 में लेना है तो लो, नहीं तो नहीं, बाद में नहीं मिलेगी। और ये बेचारा, इसे क्योंकि समझ में नहीं आता था, इसे पता नहीं था कि ऑटोमेटिक घड़ी और ये जो घड़ियाँ होती है नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी सेम ही होती है, इसने वो घड़ी 7,000 में ले ली। अब हुआ ये कि इसे तो ये तक पता नहीं है कि AM PM क्या होता है, और रात के 12 बजे के बाद काटा जब आगे बढ़ता है तो डेट चेंज होती है, डेट चेंज होता है। इसे, इस बेचारे को ये भी तक पता नहीं है। इसने कुछ दिन तक यूज़ की, उसके बाद होने ये लगा कि रात के 12 के बजाय दिन के 12 के बाद डे और डेट चेंज होने लगी। तो इसे लगा घड़ी में फॉल्ट आ गया। ये वॉच मेकर पास गया, वॉच मेकर ने वहाँ घड़ी चेक करके उसे बताया कि इसे तुम डेली यूज़ करो, ये ऑटोमेटिक घड़ी है। तो उसने वॉच मेकर से झगड़ा किया कि नहीं, ये नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी है, ऑटोमेटिक घड़ी नहीं है। मतलब हुआ ये कि उस व्यक्ति को ये भ्रम था कि ऑटोमेटिक घड़ी अलग होती है और नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी अलग होती है। फिर वॉच मेकर ने जब कहा नब्ज़ पे चलने वाली ऑटोमेटिक एक ही होती है, तो फिर भी उसे शक था। फिर वो गया उस सेलर पास, वहाँ जाकर झगड़ा किया कि तुमने मुझे नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी नहीं बेची, तुमने मुझे ऑटोमेटिक घड़ी बेची, और ये मुझे नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी चाहिए थी। अब सेलर ने उसे जिस तरीके से समझा सकता था समझाया। उसके बाद पता नहीं दोनों में क्या झगड़े हुए, क्या नहीं, मुझे डिटेल नहीं पता है। लेकिन फिर बाद में इस भाई ने कल या आज मेरे वीडियो देखे जिसमें मैंने ऑटोमेटिक घड़ी की जानकारी दी है, और उसने खुद के घड़ी का पीछे का ढक्कन खोल के देखा तो उसमें उसे सेम ही मिला जो मेरे वीडियो में आपको रोटर वगैरह सब कुछ दिखते हैं। फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि सर, मुझे एक ऑटोमेटिक घड़ी, मतलब नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी 4,000 ज़्यादा महंगी बेची गई है, तो आप मेरी ओर से उस सेलर से बात कीजिए और मुझे मेरे पैसे वापस करने लगाइए। मैं घड़ी उसे वापस करना चाहता हूँ, मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए। अब मैंने ये कहा कि भाई, मैं किसी के डील के बीच में नहीं आ सकता। आपने उससे डील की, आपको घड़ी पसंद थी, आपको कीमत मंजूर थी, तभी आपने उससे ली है, तो मैं उस व्यक्ति से कैसे बात कर सकता हूँ? मुझे ये हक नहीं है कि मैं दो लोगों के बीच में आऊँ। ना मेरा किसी से कोई रिश्ता है, ना मैंने उस डील के बीच में मतलब कोई सलाह देने का काम किया था कि भाई हाँ आप ले लो 7,000 में घड़ी। तो होता ही क्या है कि मैं दूसरों के डील के बीच में नहीं आ सकता। अब मैंने उसे पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ समझाई। मैंने उसे 1950 से लेके अभी तक के सारे उदाहरण के तरीके से समझाया कि होता क्या है कि आपको जानकारी नहीं थी, ये आपकी गलती है, ये सेलर की गलती तो नहीं है। दूसरा, उसने 7,000 में बेची, हो सकता है आपके यहाँ मार्केट 7,000 का हो, मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ 3,000 में बेच रहा हूँ, यहाँ का मार्केट 3,000 है, आगे 4,000 होगा, 5,000 होगा। ये अभी का मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। और हर, देखिए क्या होता है कि मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ। मैं अपना कलेक्शन अपने तरीके से बेच रहा हूँ। मुझे ना दुकान चलानी है, इसलिए मुझे कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। मुझे अपने वर्कर्स को पगार नहीं देना है, सैलरी जिसे कहते हैं वो उसके वजह से मुझे कोई ज़्यादा महंगा बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके ऊपर मामूली भी अगर मुझे आते हैं पैसे तो मेरे लिए ठीक है, इसलिए मैंने 3,000 कीमत लगाई है। अब कोई सेलर होगा जिसके दुकान है, जिसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, जिसे लाइट का खर्चा भी निकालना है, जिसे बहुत कुछ खर्चे होते हैं, तो वो उस घड़ी को 4,000, 5,000, 6,000 में बेच सकता है। तो मैं कौन होता हूँ उस व्यक्ति को ये कहूँ कि भाई नहीं, आप 3,000 में ही बेचो? मुझे तो अधिकार नहीं है ना ये। तो मैंने उस सुतार भाई जो है, मतलब सुतार काम जो करते हैं, उन्हें क्लियर समझाया कि मैं भाई इस तरीके से नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे नहीं पता है कि आपके राज्य में क्या कीमत चल रही है इस घड़ी की। हाँ, ये विंटेज घड़ी है या ऑटोमेटिक घड़ी है, आप इसे यूज़ करते रहो। इसकी मेन स्प्रिंग वाइंड होगी तो 24 घंटे घड़ी चलेगी। मैंने उन्हें पूरा समझाया। मैंने उन्हें कहा मेरे वीडियोज़ देखिए, आप मेरे वीडियोज़ देखकर आप पूरा समझिए। अब इससे ज़्यादा मैं उस व्यक्ति को क्या समझा सकता था? मैं ये भी समझ गया कि वो व्यक्ति ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में समझ नहीं सकता है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि वो बेचारा ज़्यादा उस तरीके से उसे सोर्स नहीं मिले हैं टेक्नोलॉजी को समझने के। तो मैंने जितना समझा सकता था समझाया। अब उस भाई को मैंने कहा कि आप खुद जाइए, उस सेलर से बात कीजिए, उसे कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा।
क्योंकि ये देखिए दूसरे के डील में मैं बीच में नहीं आता। अब ये विषय क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला सिर्फ इस भ्रम में कि ऑटोमेटिक घड़ी और नब्ज़ वाली घड़ी अलग होती है। नब्ज़ वाली घड़ी कोई बहुत महंगी घड़ी होती है जो जल्दी नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, दुनिया से अलग कोई मंगल ग्रह की टेक्नोलॉजी, इस वजह से उसे 4,000 रुपये ज़्यादा निकाले गए हैं। तो ये सोच के मुझे कहीं ना कहीं ख़राब भी लगा कि उस भाई को ऐसा नुकसान हुआ। तो मैंने सोचा इस विषय पे वीडियो बनाया जाए। तो मैं जब भी कोई मुझे व्हाट्सएप करता है कि मुझे घड़ी चाहिए, तो मैं पहले एक वाक्य लिखता हूँ कि अगर अनुभवी हो तो ही लो। मैकेनिकल घड़ियाँ हैं, मैकेनिकल घड़ियाँ सबके लिए नहीं होती है। मैकेनिकल घड़ियों में जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं वो मेटल के होते हैं, उनकी एक फिक्स लाइफ होती है। इन घड़ियों को रेगुलर सर्विस करानी पड़ती है। ये आपको अनुभव से ही सीखना पड़ेगा। तो अगर अनुभवी है तो ही लीजिए, ये जो मैं कहता हूँ। तो इस वजह से बहुत से लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो अनुभवी नहीं होते, और मैं अनुभवी अगर नहीं है तो मैं आपको नहीं दूंगा। अब देखिए ये व्यक्ति बेचारा अनुभवी नहीं था, इसने पहले कभी चाबी वाली घड़ी भी यूज़ नहीं की थी। इसे इसे सेल वाली घड़ी पता थी और इसे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसने बचपन में सिर्फ इतना सुना था कि नब्ज़ पे चलने वाली घड़ी जो होती है वो महंगी होती है, वो बहुत दुर्लभ होती है, इम्पोर्टेड घड़ी होती है। इम्पोर्टेड आपने बहुत शब्द सुना होगा। पहले के ज़माने में लोगों को बहुत ज़्यादा कौतुक होता था इस बात का कि विदेश से घड़ी आई है मेरी। मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि 7,000 में वो उसका फ़ायदे का सौदा हुआ या नुकसान का सौदा हुआ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। इस वजह से हो सकता है कि उसका नुकसान हुआ हो, और मैं नहीं चाहता कि दूसरे किसी का भी नुकसान हो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है तो प्लीज़ उसमें आप पूरी जानकारी मिलाइए, आप पूरी तरह से उसे समझिए। समझने के बाद आप उसके मेंटेनेंस के बारे में समझिए, फिर ही उसमें इन्वेस्ट करें। ऑटोमेटिक घड़ियाँ ये सस्ती नहीं होती, मानता हूँ ये महंगी होती है, लेकिन किससे महंगी होती है? क्वार्ट्ज घड़ियों से महंगी होती है, चाबी वाली घड़ियों से महंगी होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बिल्कुल नहीं। आप देखिए जब 1,500 रुपये में चाबी वाली घड़ी मिलती थी HMT की, तो ऑटोमेटिक घड़ी की कीमत जो थी वो 2,700 से लेके 3,000 के आसपास थी। मतलब दुगनी पकड़ लीजिए आप। तो इसका मतलब ये है कि दुगनी कीमत हो सकती है। अभी भी चाबी वाली घड़ी की जो मार्केट है वो आप देख लीजिए, उससे दुगने के आसपास आपको ऑटोमेटिक घड़ी मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 5 से 6 गुना ज़्यादा कीमत होगी। मैं विंटेज ये जो हमारे HMT या इन घड़ियों की बात कर रहा हूँ, रिको वगैरह जैसे घड़ियों की। तो जब भी आप ये चीज़ें देखें कि आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो पूरी जानकारी मिलाइए। मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लोगों को समझ में आए इसलिए बनाता हूँ, सिंपल बनाता हूँ ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आए, खासकर मैकेनिकल मूवमेंट के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ जितनी डिटेल्स में दे सकूँ। मेरे पास एनिमेशन वाले वीडियो नहीं है, मैं वो वीडियो नहीं बनवा सकता, बहुत महंगे होते हैं वो। तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो भी मुझे पॉसिबल होता है मैं कर सकता हूँ। मैं जैसे मुझे पता है, मैंने सीखा इतने सालों में वॉच कलेक्ट करते वक्त टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं वही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा है कि मुझे भी पहले जब मैं घड़ियाँ बेचना मैंने शुरू किया तो लोग नब्ज़ वाली घड़ी पूछते थे, और मैं उन्हें साफ तौर पर क्लियर करता था कि ऑटोमेटिक घड़ी को ही नब्ज़ वाली घड़ी कहते हैं। आप चाहे तो 2 दिन पहले ही मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया है, ऑटोमेटिक और चाबी वाली घड़ी के बीच में जो फ़र्क का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें एक भाई ने मुझे कमेंट किया है। मैं इस पर डालने की कोशिश करता हूँ अगर मैं स्क्रीनशॉट ले पाया तो, कि वीडियो तो अच्छा बना है सर, लेकिन आप उस घड़ी पे भी वीडियो बनाए जो हाथ में पहनने से चलती है। अब मैंने उस भाई को कमेंट में ही क्लियर कर दिया कि उसे ही ऑटोमेटिक घड़ी कहते हैं। मैंने उसे ये भी समझाया कि 1950 के ज़माने में मत रहिए, जब लोग अनपढ़ थे तब की ये बात थी। आप आज के हिसाब से चलना शुरू कीजिए, चीज़ें समझना शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा बहुत होता है, बहुत कॉमन है कि लोग किसी चीज़ को प्रचलन की गाँवठी भाषा में ही बोलते हैं और उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। क्या होता है देखिए, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाए हैं किसी कारण से, मजबूरी से, ये बात अलग है, लेकिन आप किसी की चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, ये बात अलग है। अब ये जो सुतार भाई है, इसे टेक्नोलॉजी को समझना ही नहीं था, तो इस वजह से बेचारे का नुकसान हो गया। अब तो मैंने सोचा एक वीडियो ये बनाया जाए कि लोगों के बीच में जो गलत फहमी है ऑटोमेटिक घड़ी को लेकर, और नब्ज़ वाली घड़ी कुछ स्पेशल होगा, दुनिया से अलग मंगल ग्रह की टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ।
अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि हाथ में पहनकर चलने वाली घड़ी, नसें और चालनारी घड़ा, नफ्स पे चलने वाली घड़ी, ये सब एक ही होती है, जिसे ऑटोमेटिक कहते हैं। टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में उसे ऑटोमेटिक ही कहते हैं। मैकेनिकल घड़ी होती है, इसमें कोई सेल नहीं होता, इसमें कोई डिजिटल सेंसर नहीं होता, इसमें किसी तरीके से कोई भी ऐसी माइक्रोचिप नहीं होती। ये एक टेक्नोलॉजी है जो अभी नहीं, बहुत सालों से है। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पिछले कुछ सालों पहले ही ये टेक्नोलॉजी आई है, तो नहीं। आप ऑटोमेटिक घड़ी को सिर्फ सर्च कीजिए गूगल पे, ये बहुत पुरानी घड़ियाँ है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो आज का वीडियो यही था, ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। आप किसी भी चीज़ में तभी इन्वेस्ट करें जब आप उसे पूरी तरह से समझें। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप ऑटोमेटिक घड़ी ले या चाबी वाली घड़ी ले, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को समझें, फिर ही लीजिए। भले ही आप क्वार्ट्ज घड़ी लो, लेकिन क्वार्ट्ज के बारे में आप पूरा समझो। सवाल 100 रुपये की घड़ी या 10,000 की घड़ी का नहीं होता, सवाल होता है चीज़ों को समझ के फिर उसमें इन्वेस्ट करने का। तो बस यही था आज का वीडियो। देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।